गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो में मैंने आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ाया था और उनमें अंतर बताया था। अब आज हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो क्रिस्टलीय ठोस आपको बता दूं 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस हमारा होता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है आणविक ठोस और चौथा होता है धात्विक ठोस। ये 4 प्रकार के होते हैं। इनको हम अलग अलग ना समझा के मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। इस टेबल में मैंने इनके सम के बारे में बताया है और लिखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसको अपनी कॉपी पे लिखना कैसे। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। वैसे ये आसानी के लिए है कि अगर ये टेबल आप याद कर लेते हैं तो आपको चारों के बारे में अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए आपको परिभाषा कैसे बनानी है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि क्रिस्टलीय ठोसों का पहला प्रकार है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो देखिए यहां से कहेंगे कि वे ठोस, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु या अणु होते हैं, अर्थात वे क्रिस्टलीय ठोस जो परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक। और उनके मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। और उनके मध्य क्या पाया जाता है? सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध आप जानते हैं कि वो बंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। ये कैसे होते हैं? कठोर होते हैं और मुलायम होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का जो पहला प्रकार है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, ये कठोर भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं? चालक नहीं होते हैं। देखिए विद्युत रोधी होते हैं, परंतु एक अपवाद है ग्रेफाइट। इसमें जो ग्रेफाइट होता है कार्बन का अपर रूप आप जानते हैं, उसे ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का क्या होता है? चालक होता है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे उठता है कि आखिर ग्रेफाइट जब सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में है, वो विद्युत रोधी है, तो ये ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है? तो ग्रेफाइट विद्युत का चालक इसलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होता है उस पे sp2 संकरण पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? sp2 संकरण पाया जाता है। sp2 संकरण पाए जाने के कारण वो अपने 3 पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाता है, लेकिन चौथे कार्बन का इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहकर कार्बन की 2 परतों के मध्य गतिशील रहता है। और आपको पता है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है वो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। और इसको स्नेहक के रूप में भी प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी 2 परतें जो क्या कहते हैं आपकी sp2 संकरण के कारण जो 2 परतें होती हैं वो आपस में क्या कर सकती हैं? खिसक सकती हैं, याद रखिएगा, खिसक सकती हैं। और षटकोणीय संरचना होती है इसकी। कैसी होती है? षटकोणीय संरचना, जिसके कारण वो आपस में खिसक सकती हैं। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? स्नेहक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो और इसके आगे पढ़ते हैं। इनके गलनांक क्या होते हैं? काफी ज्यादा उच्च होते हैं, मतलब इन्हें तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इस कारण इनके गलनांक क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। इसका उदाहरण है हीरा, SiO2, SiC सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट याद रखिएगा विद्युत का चालक होता है, यह अपवाद है। क्यों होता है मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि उसके कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण पाया जाता है। sp2 संकरण पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो 3 कार्बन परमाणुओं से तो सहसंयोजक बंध बनाता है, लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है जो 2 कार्बन परतों के बीच में गतिशील रहता है। और गतिशील इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आवेश का वाहक होता है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, आयनिक ठोस। तो जैसा कि इसका नाम है आयनिक ठोस, तो यहाँ पर परमाणु या अणु के अवयवी कण, तो हम क्या लिखेंगे? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन। अब आयन कैसे होते हैं? 2 प्रकार के, एक धनायन और एक ऋणायन। धनायन कौन होता है? धनायन जानते हैं अच्छे से कि धनायन जब किसी मूल तत्व से एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हमें उसका धनायन प्राप्त होता है।
और जब किसी मूल तत्व में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बाहर से ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो हमें उसका ऋणायन प्राप्त होता है। तो अगर धनायन और ऋणायन से मिलकर कोई क्रिस्टलीय ठोस बना है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा आयनिक ठोस कहलाएगा। तो आयनिक ठोसों में कौन से बल लगते हैं, वहां पे सहसंयोजक आबंध था, यहाँ पर कूलामी अथवा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। कूलामी फोर्स आप जानते हो, जहां भी दो आवेशों की बात होगी, तो यहाँ धनायन और ऋणायन क्या है, आवेश है, जहां भी दो आवेशों की बात होगी वहां कौन सा फोर्स लगेगा, कूलामी फोर्स लगेगा। तो ये जो कि बहुत प्रबल होता है, याद रखिएगा, बहुत प्रबल होता है। अब ये कैसे होते हैं, कठोर तथा भंगुर। कठोर तो होते हैं लेकिन ये भंगुर होते हैं साथ में। मतलब भंगुरता का मतलब आप जानते हो कि किसी चीज के ऊपर अगर चोट मारी जाए किसी चीज से तो बिल्कुल बिखर कर टूट जाए, ये चीज क्या होती है, इसकी भंगुरता कहलाती है। तो ये भंगुर होते हैं और ये क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत के चालक, लेकिन कब, गलित अवस्था में। जैसे नमक, इसका एग्जाम्पल नमक। नमक को आप ऐसे नमक में तार लगाओ, करंट डालो, करंट मारेगा नमक, कहीं छूने पे नहीं मारेगा। लेकिन अगर नमक का विलयन बना लो, उसके बाद उसमें तार डालो तो करंट मारेगा। तो मतलब इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होते हैं। पेपर में आता है कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के चालक क्यों नहीं होते हैं। वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में उनमें आयन नहीं पाए जाते हैं, और गलित अवस्था में उनके धनायन और ऋणायन अलग अलग हो जाते हैं, जो कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो मुक्त आयनों के कारण, गलित अवस्था में मुक्त आयनों के कारण आयनिक ठोस क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके गलनांक के उच्च होते हैं, क्योंकि ये इनके बीच कौन सा बल लग रहा था, कूलामी फोर्स, जो कि बहुत ही प्रबल होता है। उसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, अत्यधिक उच्च ताप की जरूरत होती है, इसलिए इनके गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, NaCl, ZnS और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। NaCl मतलब साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। अब हम तीसरे की बात करते हैं, आणविक ठोस। जैसा कि इसका नाम है, ये अणुओं से बने होते हैं। अब अणुओं में ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होते हैं आध्रुवीय आणविक ठोस, याद रखिएगा, आध्रुवीय, जैसा इसका नाम है, मतलब ये आध्रुवीय अणुओं से बने होंगे। मतलब वे ठोस जो आध्रुवीय अणुओं से निर्मित हो, जिनके अवयवी कण क्या हो, आध्रुवीय अणु हो, याद रखिएगा। और उनके वे दुर्बल वंडर वाल्स बल, बहुत ही ये दुर्बल बल होते हैं। वंडर वाल्स बल, वंडर वाल्स नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी, ठीक है, इसलिए इनको वंडर वाल्स बल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही दुर्बल बल होते हैं। और ये ठोस कैसे होते हैं, नर्म ठोस होते हैं, छूने में नर्म होंगे। और ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो परिभाषा ऐसी बनेगी कि वे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण आध्रुवीय अणु होते हैं और उनके मध्य दुर्बल वंडर वाल्स बल कार्य करते हैं, तथा ये कैसे होते हैं, नर्म होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। और इनका गलनांक बहुत ही कम होता है, जैसे कि हाइड्रोजन किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। तो सॉलिड में होंगे आयोडीन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी क्या हैं, ये सभी आणविक ठोस के कौन से, आध्रुवीय ठोस हैं, याद रखिएगा। क्यों H2 को आध्रुवीय ठोस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि H2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड H, याद रखिएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी है, क्या विद्युत ऋणात्मकता उतनी इसकी भी है, बराबर है। तो जो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन शेडिंग है, इलेक्ट्रॉन जो इसके बीच में साझा किया गया है, वो अपने स्थान पे बीच में स्थित होगा, बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होगा, ना इसकी तरफ जाएगा ना इसकी तरफ। इसलिए ना इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा ना इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा, जीरो आवेश रहेगा। इस कारण ये क्या है, ये अध्रुवीय है, याद रखिएगा। अब हम अगले पे आते हैं, ध्रुवीय। ठीक उसका उल्टा, उसमें अवयवी कण क्या थे, आध्रुवीय अणु थे, इसमें क्या होंगे, ध्रुवीय अणु। ऐसी आपको थ्योरी बनानी है कि वे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं और जिनके मध्य द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं पाई जाती हैं। द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं, मतलब इसमें द्विध्रुव भी पाया जाएगा। और मैंने द्विध्रुव आपको बताया था, डाइपोल क्या होता है, कि दो आवेशों से बना हुआ एक निकाय जिनके परिमाण बराबर हो और प्रकृति विपरीत हो, जिनके बीच की दूरी अलग हो, ठीक है। तो द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं यहाँ पे पाई जाएंगी। ये भौतिक अवस्था इनकी कैसी होगी, ये नर्म ठोस होंगे और ये विद्युत के कुचालक होंगे। लेकिन जो HCl होता है, ये विलयन में इसका क्या होता है, चालक होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इनका गलनांक कितना होता है, कम होता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए HCl और
सल्फर डाइऑक्साइड। अब HCl यहाँ पे विलयन में इसका चालक क्यों है? क्योंकि विलयन में जब HCl को डालते हैं तो H पर आंशिक धनावेश आ जाता है और Cl पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जिसके कारण वो चालक का काम करता है। अब ये क्यों आता है? क्योंकि Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर थोड़ा सा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर है ना, जो इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है वहां पे, उसको वो अपनी ओर थोड़ा सा खिसका लेता है। इसके लिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो आपका हाइड्रोजन है उसके ऊपर हल्का सा प्लस आ जाता है, आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है? विद्युत चालक का कार्य करता है। अब हम आगे बात करते हैं हाइड्रोजन आबंधित ठोस। ये इसका तीसरा है प्रकार, किसका? आणविक ठोस का। इसमें नाम ही इसका हाइड्रोजन आबंधित ठोस, मतलब जिसमें हाइड्रोजन बंध बने, जिनमें क्या बने? हाइड्रोजन बंध बने। और इनके भी अवयवी कण क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं, लेकिन इनमें बंध कौन सा बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है। अब हाइड्रोजन बंध जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन एलिमेंट्स की ज्यादा होती है, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, वो हाइड्रोजन बंध के हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन परमाणु के साथ में एक कटी लाइनों द्वारा एक बंध बनाते हैं, डॉटेड लाइनों द्वारा एक बंध बनाते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, तो वो बंध इसमें बनता है। ये मुलायम होते हैं या फिर द्रव अवस्था में होते हैं या वाष्पशील द्रव होते हैं, मतलब अगर इन्हें गर्म किया जाएगा तो ये वाष्प में बदल जाएंगे, ऐसे द्रव। ठीक है, ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, मतलब इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। इनका गलनांक काफी कम होता है, मतलब इनको कम ताप पे ही गलाया जा सकता है। इसका उदाहरण है जल, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया। ये सब सॉलिड स्टेट में है, याद रखिएगा, लिक्विड में नहीं है, इतना याद रखना। इसका मतलब सॉलिड। अब चौथा प्रकार आता है हमारा किसका? क्रिस्टलीय ठोस का, धात्विक ठोस। जैसा कि इसका नाम है धात्विक ठोस, तो वे क्रिस्टलीय ठोस जो धनायन एवं उनके इलेक्ट्रॉनों का समूह होते हैं, याद रखिएगा, धनायन और उनके इलेक्ट्रॉनों का समूह होते हैं। ऐसे ही लिखोगे कि वे क्रिस्टलीय ठोस जो जिनके अवयवी कण धनायन और उनके इलेक्ट्रॉनों का समूह होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? जिनके मध्य धात्विक आबंध बनता है, जो कठोर अवस्था में होते हैं परंतु आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं। यहाँ पे ये दो बातें समझनी है, आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं। मतलब ये जो ठोस होंगे, अगर इन पे आघात करोगे, चोट मारोगे, चोट मारने पर ये पतली चादर जैसे बढ़ते चले जाएंगे, इसको बोलते हैं आघातवर्धनीयता, याद रखिएगा। और वह तन्य होते हैं। तन्य होने का मतलब है कि इनको हम पतले से पतले तार के रूप में जितना चाहे खींच सकते हैं। इस गुण को हम क्या बोलते हैं? तन्यता। ठीक है, तो इसमें तन्यता का गुण है। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक, जैसे कि तार, तांबे का हो चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो, सभी क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा करंट प्रवाहित होती है, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब इनका गलनांक क्या होता है? उच्च, मतलब ये जल्दी गलते नहीं है, बहुत अधिक ऊष्मा देने पर गलते हैं, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। उदाहरण इसका Fe आयरन है ना, लोहा, कापर, तांबा, Ag चांदी है ना, और मैग्नीशियम, ये सब इसके क्या है? उदाहरण है। तो आप इनको अलग अलग करके भी लिख लीजिएगा, वरना आप एक टेबल में सब कुछ याद कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, आपसे अंतर नहीं पूछा जाता है, मान लीजिए, और पूछा जाता है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण लिखिए विस्तार पूर्वक, तो आप पहली हेडिंग डालेंगे क्या? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, और जहां से वहां तक पूरा थ्योरी में कंबाइन करते हुए लिखते चले जाएंगे। ठीक है, वैसे आप किसी का भी वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छे से समझने के लिए याद रखिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखें। बहुत से बच्चे अभी भी वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मुझे वाच टाइम से इसकी जानकारी मिल जाती है। ज्यादातर बच्चे नहीं देख रहे हैं ठीक से। अगर आपको अच्छे से समझना है, आपके भविष्य की बात है, हम लोग इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर